ही फैसला करें कि हम असम्बलियों से मुस्ताफी होंगे। पंजाब असेंबली के 160 में से 159 रेजिग्नेशंस आ चुके हैं माशाल्लाह। इस्तीफे हमारा एटम बम है। सिंध हुकूमत का और नेशनल असेंबली के कुर्बानी देना पड़े तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस्तीफे इनके मुंह पर मारे, ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। मेरे पास दर एक के बाद एक इस्तीफे पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, कौमी असम्बली से इस्तीफे देंगे, पंजाब असम्बली से इस्तीफे देंगे, सिंध असम्बली से भी इस्तीफे देंगे, हर तरफ से इस्तीफे देंगे। पर अचानक अपोजिशन की राह में मोड़ आ गया। असम्बलियों में रहेंगे, इस्तीफों से गुरेज करेंगे, इस्तीफों के खिलाफ राय पाई जाती है, इस्तीफे देंगे भी और नहीं भी देंगे। और मगरमच्छों की चूं और चुनाचे की गर्दान जो है वो भी दोहराते रहेंगे। यह है नाज़रीन अब तक की अपोजिशन तहरीक का खुलासा। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि हुकूमत को पार्लियामेंट में चैलेंज किया जाएगा। इस तकनीकी सी बात का सादा सा तर्जुमा यह है कि इस्तीफे नहीं दिए जाए। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। इस अहम सेटबैक के बाद मुस्लिम लीग नवाज भी बदली सी नजर आई। एक पेशरफ्त तो ये हुई कि इस्लामाबाद में मरियम नवाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात हुई, जिसमें नवाज शरीफ और इसहाक डार भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के ऐलान के बाद सीनियर लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का मौक़िफ़ भी सामने आया, जिसमें वो कह रहे थे गालिब राय यही है कि सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए। जब अपोजिशन ने इस्तीफों की धमकी दी तो उस वक्त से हुकूमत ने इसे कुछ ज्यादा संजीदा ना लिया। वजीर आजम ने पार्टी सतह पर यही हिदायत जारी की कि जैसे ही अपोजिशन के इस्तीफे आए इन्हें फौरी तौर पर कबूल कर लिया जाए। हुकूमत की जानिब से यह भी कहा गया कि अपोजिशन इस्तीफे देगी ही नहीं। फौरन मैं तो इंतजार करूं कि इस्तीफे दे। कल की बजाय आज इस्तीफे दो, कल के बजाय आज इस्लामाबाद हो। जिस दिन इन्होंने इस्तीफे दिए, सेनेट के अंदर जो है देगों पे देगे आएंगी। आपने इस्तीफे देने हैं तो किसने रोक रखा है आपको? आप दे दीजिए। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये इस्तीफे भी नहीं होंगे। हुकूमत के एतमाद से अपोजिशन का एतमाद मुतज़लज़ल होता नजर आया। फिर इस्तीफे देने से बचने के लिए अजीबो गरीब तावीलें सामने आने लगी। ये तक कहा गया कि हम बाद में इस्तीफा देंगे, पहले इमरान खान इस्तीफा दें। हम अपनी तहरीक भी करेंगे, हम अपने मार्च भी करेंगे, इनसे इस्तीफा हम लेने आए। ये भी प्लीज बेयर इन माइंड कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको हम मजबूर करें कि ये इस्तीफा दे। इस्तीफा हमारे देने का जब वक्त आएगा हम देंगे, लेकिन पहले इनसे इस्तीफा हमें लेना है। मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब वो एहतजाज करेंगे तो हुकूमत खुद ही मुस्ताफी हो जाएगी और इस्तीफे देने की नौबत ही नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने अपने अरकान से इस्तीफे तलब किए तो इस दौरान एक खबर आई कि खबर यह थी कि नून लीग के 2 अरकान असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद ने इस्तीफे कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गए हैं। लेकिन मामला उस वक्त दिलचस्प रुख इख्तियार कर गया जब मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से इस्तीफे कौमी असम्बली भिजवाने की तरदीद आ गई। इसके बावजूद मरियम नवाज ने कहा कि जब इन दोनों अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलवाया जाए तो वो स्पीकर से कहें कि इनके इस्तीफे कबूल कर। दो इस्तीफे और दोनों मुस्लिम लीग नून के शेर हैं। एक सज्जाद अवान साहब का इस्तीफा है और दूसरा मुर्तजा जावेद अब्बासी का। ये दोनों वफा के पहाड़ हैं, भले गलती से चले गए। अब इस्तीफा अगर आपसे स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। मरियम नवाज ने जिन्हें शेर कहा, आज जिन्हें इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली बुलाया गया तो उन्होंने तस्दीक से इनकार कर दिया और खबरों के मुताबिक उन्होंने तहरीरी तौर पर स्पीकर को दरख्वास्त दी कि उनके इस्तीफे मंजूर न किए जाएं। आज तो वो सेक्रेटेरिएट में आए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब से मिले हैं और उन्होंने इनकार किया। उन्होंने बताया है कि ये इस्तीफे हमारे नहीं है और ये जाली है। तो फिर जो कानून के मुताबिक होगा मैं इंशाल्लाह कल इसके ऊपर जो है ना अपना ओपिनियन दूंगा।
आखिर क्या वजह है कि वही ऑपोजिशन जो पहले इस्तीफे देने पर तुली हुई थी अब इस्तीफों से गुरेज करती नजर आ रही है? पूछेंगे। हमारे पास पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, मियां जावेद लतीफ साहब और चौधरी मंजूर साहब। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मियां साहब आपका भी शुक्रिया। चौधरी साहब, ये एक स्टांस था आपका, इस बात पे एतराज हमें नहीं है, हो भी नहीं सकता, वो आपकी पार्टी की मर्जी है, आप इस्तीफे देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते ना दें। लेकिन सर ये स्ट्रेटजी में तब्दीली क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी बिलावल साहब की जुबानी पहले सामने आ चुकी थी। उन्होंने क्या कहा था, मैं चाहता हूं आप भी और नाज़रीन भी सुन लें पहले, फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सुनाएं जी। अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असेंबली के कुर्बानी देना पड़े इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, इमरान और उनके सहूलतकारों को निकालने के लिए, पीछे हटाने के लिए, तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मेरे पास धड़ाधड़ एक के बाद एक इस्तीफे पहुंच रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उस डेट से पहले मेरे जेब में सारे के सारे चौधरी साहब, आप असेंबली की रुकनियत की और सिंध असेंबली की कुर्बानी देने को तैयार थे, तो फिर यह इरादा कैसे तब्दील हो गया आपका? मेरा ख्याल है ये एक गलत परसेप्शन है, चूँकि हुकूमत ने और मीडिया ने और जो असल में इस मुल्क के हुक्मरान हैं उन्होंने चीज़ को उल्टे तरीके से पकड़ लिया था। वहाँ पे कल हमने वो मंगवा कर देखा है, जो चार्टर है जो जिस पे साइन किया गया है, स्ट्रेटजी पेपर जो साइन किया है, एक तो 26 पॉइंट है, एक स्ट्रेटजी पेपर है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ पहिया जाम करेंगे, शटर डाउन करेंगे, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हर वो तरीका इस्तेमाल किया जाएगा जिससे ये हुकूमत घर जाए। एक तो ये, और सबसे आखिरी पॉइंट में लिखा है कि फैज़ और नहल हुकूमत को घर भिजवाने के लिए अगर इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ा तो वो भी करेंगे। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कहां से बात आ गई कि इस्तीफे सबसे पहले देने हैं। ये तो एक स्ट्रेटजी की बात है ना। अब ये पीडीएम की स्ट्रेटजी है या मीडिया की या हुकूमत की हुकूमत ने हमें स्ट्रेटजी देनी है कि लाएं जी पहले इस्तीफे दें। किसने कहा कि हमने पहले इस्तीफे देने? इस्तीफे मौजूद है, इस्तीफे देने का ऑप्शन अब भी मौजूद है। कल बाकायदा इस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बात की है और उसको कोई कंसीडर नहीं कर रहा। रही बात सेनेट इलेक्शन की, कल ये बात जो अभी आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के अल्फाज सुनाए हैं, ये कल बाकायदा मीटिंग में बाकायदा बहस हुई। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। क्या बहस हुई है कि हम सिंध गवर्नमेंट की कुर्बानी दे देते हैं। पहली बात ये है कि क्या उसके बावजूद सेनेट के इलेक्शन रुक सकते हैं? इसका जवाब नहीं में है। सिंध की हद तक रुक जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप ये कह रहे हैं हमें कि आप 13 के 13 मेंबर्स पंजाब असेंबली से भी भिजवा दें सेनेट में, पीटीआई के 13 के 13 मेंबर्स आप केपी से भी भिजवा दें और 13 के 13 मेंबर्स आप वहां से भी भिजवा दें, बलूचिस्तान से भी। ये मुझे आप कह रहे हैं कि 39 मेंबर्स आप भिजवा दें जी, आप चुप करके चले जाए, 2/3 मेजॉरिटी दे दें सेनेट के अंदर। और ये कहां पे लिखा है हमारे चार्टर के अंदर कि हमने सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफे देने? कहीं पे लिखा है तो मुझे दिखा दें। किसी ने कहा है सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफे देने? पीडीएम के किसी एक बंदे ने, किसी एक बंदे ने कहा है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले देने हैं, तो मैं आपको सर मैं उस उधर ही आता ये बता दें कि सेनेट के इलेक्शन से पहले किसी एक ने कहा। पहली बात ये चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आपके सवाल उठाए ना सर, उनका जवाब सर मैं देता हूं सर। उनका जवाब मरियम साहिबा की जुबान में आपको सुनवाता हूं। ये बातें उनका जवाब दिया है मरियम नवाज, सुनाता हूं आपको एक बात। दूसरी बात सर, ये आपके चार्टर में यकीनी तौर पे ऐसा ही लिखा होगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने, मीडिया ने और अवाम ने यकीन किया आपके बयानात पर, वो इससे मुख्तलिफ थे। मैं वो भी सुनवा दूंगा आपको। पहले जरा मरियम साहबा की गुफ्तगू सुने। इन जाली असेंबलियों में बैठे रहे या इस्तीफा दे दें, इस्तीफे इनके मुंह पर मारे। मेरे पास पंजाब असेंबली के 160 में से 159 रेजिग्नेशंस आ चुके हैं। एक
नेशनल असेंबली के इस्तीफे के पास सिर्फ रह गए 400-500 इस्तीफे जब आ जाएंगे तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आजम जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। आप जो कह रहे हैं हम इलेक्शन करा देंगे, तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? मियां जावेद लतीफ साहब, ये जवाब था जो मरियम साहबा ने दिया, जो बात चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर आप इस्तीफे नहीं भी देते हैं, सिंध असेंबली की कुर्बानी दे भी देते हैं, नहीं तो फिर चूड़ियां पहन के घर पे तो नहीं बैठे। एक मिनट जरा, मुझे सिर्फ एक फिक्रा कहना है अली अदर, मुझे एक सेंटेंस कहना। अच्छा चौधरी साहब, इसमें कहां पे मरियम नवाज ने कहा है कि हम सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफे दे रहे हैं? कहां पे कहा है? जाली असेंबली कह दिया ना उन्होंने। कहा क्या हम जाली असेंबलियों में बैठे? नहीं, जाली असेंबली तो पहले दिन से हम कह रहे हैं। उसमें सेनेट आता है। नहीं, जाली असेंबली को 2-2.5 साल बाद हुई है। जाली असेंबली तो पहले दिन से हम कह रहे हैं। ये तो सारे सब आपकी मर्जी थी ना, आपको 2.5 साल बाद याद आया। वैसी रहने दें। अच्छा, मेरी जी पहले दिन से हम कह रहे हैं, हमने इनको कहा था, हमारे कहने पे लोग गए थे असेंबली के अंदर। नून लीग और मौलाना तो पहले दिन बात बताए, हमने कहा कि इसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि आपने इसको एक्सपोज करें, और वो हो गया। आपने कहा था तो सब मरियम साहबा ने कहा हम ज़िमनी इंतखाबात नहीं होने देंगे, हम चूड़ियां पहन के घर पे नहीं बैठेंगे। यानी आप ज़िमनी इंतखाबात नहीं होने देंगे मगर सेनेट इंतखाबात आप होने देंगे। मियां जावेद लतीफ साहब, क्लैरिटी, मेरी बात सुने। जो बात चोरी मंजूर बात कर रहे हैं ना, बात ये दुरुस्त है कि आप मुझे ये बताएं कि हमने इस्तीफे देने से इनकार किया या पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है या कोई ऐलान कर दिया कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। और भाई बात सीधी सी है कि कोई ये कह रहा है कि इमरान खान या पीपल्स पार्टी ने। एक सेकंड यार, मेरी बात सुने ना अली, आप मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने कल ऐलान कर दिया हुआ सीसीसी की मीटिंग में कि इमरान खान बिल्कुल पवित्र है, फरिश्ता है, इसने पाकिस्तान को जो है ना 4 चांद लगा दिए हैं, और जो इलेक्शन थे वो भी रिग नहीं थे, वो भी साफ शफाफ थे। किसी जगह ये कह दिया, किसी जमात के बंदे ने ये कहा हो कि इमरान खान 2.5 सालों में पाकिस्तान के लिए जो परफॉर्म कर सका है पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं किया। और बात वही है, बात सीधी सी है कि अगर पीडीएम की लीडरशिप जिसका इजलास होने जा रहा है 1 तारीख को, उसमें फैसले हम करेंगे, उसमें हम फैसले करेंगे कि कौन सा तरीकाकार अपनाया जाए जिससे अवाम की जान छुड़ाई यकीनी बनाई जा सके इस हुकूमत वक्त से। आप मुझे ये बताएं कि हमारा तो बयानिया जो 2-2.5 सालों से हम कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसने पहली मंजिल पा ली। हम तो खुश हैं कि आज पाकिस्तान का कोई शख्स ऐसा बता दे, कोई तबका ऐसा बता दे, कोई शोबा ऐसा बता दे जो ये कह रहा हो कि सिलेक्टर भी इसके लिए रिजेक्ट कर चुके हैं इसको, और अवाम तो पहले ही इसको रिजेक्ट कर चुके थे। और आज वो सब के सब ये बात कह रहे हैं कि अगर आइन कानून की बालादस्ती होती तो पाकिस्तान में ये महंगाई का मुझे कोई शौक थोड़ा ही ना है कि आप इस्तीफे दें। ये तो शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि आप इस्तीफे दें। आप लोग अवाम के नुमाइंदगान हैं, आप वोट लेके अच्छे खासे वोट लेके असेंबलियों में पहुंचे हैं। अर्ज में ये करना चाह रहा हूं कि आप अगर ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत करवाती है तो मरियम साहिबा कहती है हम चूड़ियां पहन के घर नहीं बैठेंगे, हम नहीं इतनी आसानी से ज़िमनी इंतखाबात होने देंगे, मगर आप सेनेट के इंतखाबात होने देंगे। भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, मुझे ये समझा देना सर। अली एक सेकंड, मैं कतन ये नहीं कहता कि आपकी ख्वाहिश होगी, मैं ये तो कहने में हक बजानब हूं ना कि आप भी अवाम में से हैं। ये तो कहने में हक बजानब हूं ना कि आपके भी गैस बिजली के आपको बिल आते होंगे। मैं ये कहने में भी हक बजानब हूं कि आटा आप भी खरीद के लेते हैं। मैं ये भी कहने में हक बजानब हूं कि 70 सालों में जिनका कंसर्न ये तो आज मौजूद बहस है ही नहीं ना सर, महंगाई है हम मानते हैं, आप भी इस पे हम तनकीद भी करते हैं। ये तो बात मौजूद बहस है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है? चौधरी साहब, अच्छा चले सर, ये अब आप इत्तेहादी हैं, आप फैसला कर ले, मैं नहीं बात करता। आप फैसला कर ले, आप इत्तेहादी हैं। मैं मेरी बात सुन। अच्छा जी मंजूर साहब एक सेकंड, मैं ये कहता हूं कि अली हमने ये फैसला किया कि भाई जो कुछ हम कर रहे हैं या कह रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, माँ, बहन, बेटी उस बयानिए पर आ गई है
कि जो ये कहते थे कि पाकिस्तान इसने डुबो देना है, इसने पाकिस्तान डुबो दिया। अब बात सीधी सी है कि मैं बारहा ये बात कह रहा हूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एक तरक्की दी, ज़हनी शऊर दिया, लोगों को एक फिक्र दी, लोगों को एक बोलने का ढंग दिया, अपने हकूक की जंग लड़ने का सलीका सिखाया। नवाज शरीफ ने एक तरक्की दी, पाकिस्तान को मादी तरक्की दी, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर ये बातें सब एस्टैब्लिश हो चुकी हुई है पहले। मैं जरा आज के सिनारियो पे बात करना चाह रहा था। मेरी बात सुने ना, ये मैं बात वही कर रहा हूं कि ये लीडरशिप जो तरक्की देती है पाकिस्तान को, किसी को फांसी चढ़ाया जाता है, किसी को जलावतन किया जाता है हाईजैकर बनाकर, मगर आज लोगों ने ये बात तस्लीम कर ली है कि जो पाकिस्तान के लिए काम करेगा उसका हश्र अच्छा नहीं होगा। तो साहब आप अपना पॉइंट रखिए, आप अपना पॉइंट रखिए। आप यूं समझिए जो सवाल मैंने मियां साहब से किया था, आपसे वही सवाल है सर। अच्छा देखिए, मैं एक गुजारिश करूं, अलमिया ये है कि ना मेरे समेत अलमिया ये हो गया कि कोई बंदा कोई चीज पढ़ता ही नहीं और उस पर तबसरे शुरू कर देते हैं। किसी जगह पे लिखा है कि सेनेट से इस्तीफे देंगे, असेंबलियों से इस्तीफे देने हैं, कब देने हैं ये किसी जगह पे लिखा है। आपने जो सवाल पुट किया, अगर मैं आपका सवाल मान लूं, अगर सेनेट से 2/3 अक्सरियत उनको दिलवा दें, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते तो हमारे लोग सेनेट में क्यों बैठेंगे? उनको भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ये बात ठीक है ना? फिर उसूली तौर पर आप जो फरमा रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम सेनेट से भी मुस्ताफी हो जाएं, और सेनेट जाएगा तो इस मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, चूंकि सेनेट परमानेंट इदारा है जिसको मुस्तकिल तौर पर रहना है। मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या सवालात लोग उठा रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। नहीं तो साहब देखें, आप मेरे सवाल को मेरी ख्वाहिश क्यों समझ रहे हैं? मैं लफ्ज पे लिखा है कि क्यों लफ्ज देंगे सर, मैं अपने सवाल में लफ्ज क्यों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं। नहीं सर देखिए, आप भले 10 दफा लड़े, मैं कौन होता हूं इतराज करने वाला? ये आपका प्रेरोगेटिव है सर। मैं सिर्फ लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं इसके अंदर कि सर आपकी स्ट्रेटजी में तब्दीली क्यों? आप बेशक 10 दफा Senate is not an assembly। मतलब आप जो मर्जी उसका तर्जुमा बना लेते हैं। हमने कौमी असेंबली का जिक्र किया, हमने सूबाई असेंबली का जिक्र किया, सेनेट उसमें नहीं आती। आप तो समझदार आदमी। नहीं ठीक है सर, आपने क्लैरिटी कर दी। सर आप कौमी असेंबली से भी इस्तीफा ना दे, हम क्यों चाहेंगे आप इस्तीफा दें? सर मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि चेंज ऑफ स्ट्रेटजी क्यों? मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये था नहीं। जब जो फैसला पीडीएम मुश्तरका तौर पर करेगी उस पे सारे तैयार हैं। सारे आईनी एक्सपर्ट्स से पूछा, नून लीग ने अपने से पूछा है, सारी जमातों ने अपने अपने आईनी एक्सपर्ट्स से पूछा है कि सिंध की असेंबली चली जाए तो क्या सेनेट इलेक्शन रुक जाएगा? उसका जवाब ना में है। तो फिर क्या हमें ठीक है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मियां साहब आपने वक्त दिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कराची में तजावुजात के हवाले से और जो कब्जा माफिया, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर बैठे हुए लोग जो कब्जा माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बरहम हुआ। क्या बातें हुई, क्या डेवलपमेंट हुई, बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पुरअज़्म हैं, कराची की असल शक्ल में बहाली के लिए डटे हुए। तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खात्मे के लिए मुसलसल हुकूमत को हिदायत दे रहे हैं। सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि पूरे सिंध को कब्जा माफिया से पाक कराना चाहते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के बरअक्स इकदाम कर रही है। गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया के सहूलतकारों को ढील दी जा रही है। खबर सामने आई है कि गुलबर्ग टाउन गुलशन इकबाल सदर नॉर्थ नाजिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात
तामीरात करवाने में मुलव्विस 317 अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ होने वाली इंक्वायरी बंद कर दी गई। गैर कानूनी तामीरात में सहूलतकारी के इल्जाम पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इन अफसरान के खिलाफ 30 नवंबर को इंक्वायरी का आगाज हुआ था, लेकिन सिंध हुकूमत ने 22 दिसंबर को इंक्वायरी खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। गैर कानूनी तामीरात में मुबैना तौर पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ इंक्वायरी की बंदिश ऐलान कर रही है कि सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत मानने के लिए तैयार नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तवील समात के दौरान भी अदालत ने गैर कानूनी तामीरात, तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ इकदाम पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जबकि बल्दिया उज़्मा की जानिब से दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 90% शहर के जो 90% तजावुजात है वो ख़त्म कर दी गए। बल्दिया उज़्मा कराची के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में सिटी पार्क समेत 850 एकड़ से ज़ायद सरकारी अराज़ी वागुजार कराई जा चुकी है। 727 नाजायज दुकानें मस्मार की गई, जबकि 424 बाड़ों का भी नामो निशान मिटा दिया गया। लीमू गोड, गुलशन इकबाल में नाला के दोनों जानिब दर्जनों गैर कानूनी घर भी मस्मार किए जा चुके। इसके अलावा कई कार्रवाइयों में महकमा इंसदाद तजावुजात के अमले को नाकामी भी हुई है। महमूदाबाद नाला पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शदीद मज़ाहमत, फायरिंग और फिर पथराव के बायस मुलतवी करना पड़ा। इसके अलावा शहर के मरकजी मार्केटों में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मज़ाहमत की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने हमें टारगेट दिया था, तकरीबन 90% में तो समझता हूं कि वो कंप्लीट कर चुके हैं। इस साल जो है हमने तकरीबन नहीं तो 850 एकड़ जगह वो वागुजार कराई। 62 एकड़ का हमारा पार्क था वो वागुजार कराया। 17 शौदीलान तोड़े हैं जो मुख्तलिफ पार्कों के अंदर मौजूद थे। 727 दुकानें जो रोड और फुटपाथ पे मौजूद थी वो हमने तोड़ी हैं। गुज़िश्ता साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने काबिज़ीन और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था, लेकिन इन अहकामात को सूबाई और शहरी हुकूमत की जानिब से नाकाबिले अमल करार दिया गया था। तब सख्त तरीन सियासी मुखालिफिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इकट्ठे हो गए। जस्टिस साहब से सुप्रीम कोर्ट के रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इशू को रिव्यू करें। इतनी बड़ी डेमोलिशन हो नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये काम केएमसी जहां तक मेयर का ताल्लुक है हम नहीं करेंगे ये काम। कराची शहर में जो रिहायशी इलाके हैं जहां लोग रहते हैं उनको तोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। प्लाट्स पर जो इमारत तामीर हुई हैं उनको तोड़ा जाए और फिर वहाँ जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको हुकूमत कंपनसेट करे, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। बल्दिया उस्मा का दावा है कि अदालत के अहकामात पर 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कब्जों और गैर कानूनी तामीरात पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काजी शाहिद को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि आप सुपर हाईवे पर चले जाएं, आपको कब्जा नजर आ जाएगा कि कितनी जमीनों पर कब्जा है। सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी तामीरात भरी पड़ी हैं, पूरे का पूरा शहर आबाद हो रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पर आगे जाएं, सब गैर कानूनी तामीरात से भरा पड़ा है। मलीर जाएं, देखें गैर कानूनी दीवारें खड़ी हुई हैं। एक नहीं दर्जनों 15-15 मंजिला इमारतें सरकारी जमीनों पर बन चुकी हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बताया कि हम 7 करोड़ फाइलों का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि कंप्यूटराइजेशन के दौरान 2,45,000 रिकॉर्ड जाली निकला था। अदालत ने काजी शाहिद परवेज से इस्तफसार किया कि क्या आप कितने अरसे से मेंबर हैं, बताएं कितनी सरकारी जमीनें वागुजार कराई गई हैं। आपको हुक्म की जरूरत नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा कि मलीर में हाल ही में 1000 एकड़ अराजी वागुजार कराई गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सरकारी अराजी पर कब्जों का रिकॉर्ड तलब करते हुए सूबे भर में सरकारी अराजी वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म में कहा गया कि बताया जाए कि रेवेन्यू की जमीनों पर कितने कब्जे हैं। अगर जमीनें वागुजार कराई गई हैं तो तमाम तर तफसीलात पेश करें। सुप्रीम कोर्ट गुज़िश्ता 2 साल से तजावुजात और कब्जों के खिलाफ अहकामात जारी कर रही है, लेकिन कब्जा माफिया हुकूमत के बस से बाहर नजर आ रहा है। 2018 की कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 35,000 प्लाट्स पर माफिया कब्ज है। इनमें ज्यादातर घर हैं। मेंबर रेवेन्यू लैंड यूटिलाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची की
60,000 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा है, जिसकी मालियत 100 अरब रुपए बनती है और इस जमीन में 100 से ज्यादा पार्क्स भी शामिल हैं। आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को जंगलात की हजारों एकड़ जमीन भी कब्जा माफिया से छुड़ाने के अहकाम जारी किए। गुज़िश्ता साल जून में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटिव ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के जंगलात की 1,80,000 एकड़ जमीन पर बासर अफराद के कब्जे हैं। सिर्फ जंगलात ही नहीं बल्कि रेलवे की भी कीमती अराजी पर कब्जा माफिया काबिज है। रवा बरस अक्टूबर की महकमा रेलवे की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में रेलवे की 1,510 एकड़ अराजी गैर कानूनी कब्जे में है। चीफ जस्टिस कराची की बहाली कराची के मास्टर प्लान के मुताबिक चाहते और अगर ये काम हो गया तो कराची का हुस्न वापस आ जाएगा, शहर की सांसें बहाल हो जाएंगी। लेकिन ये होगा कैसे, इसी पर बात करेंगे। साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अली हफीज। अली हफीज, ये बताइएगा कि क्या अब वाकई ही ये रिपोर्ट उतने टाइम में जमा की जा सकेगी जितना टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और किस तरह किस बेस पे उस इंक्वायरी को खत्म किया गया जो चंद दिन पहले शुरू की गई थी एसपीसीए के खिलाफ? जी बिल्कुल, गुज़श्ता जब समाअत हुई थी गुज़श्ता बरस, तो उसमें भी जो है एसबीसी के डीजी पर जो है नज़ला गिराया गया था। उनको कहा गया था कि वो जिम्मेदार है, उनको सीट से जो है रिमूव किया गया था। तो हम ये समझते हुकूमत सिंध और एसबीसी में बड़ी तब्दीली एसबीसी में लेके आई हुकूमत सिंध, लेकिन हुआ ये है कि अब तक जो है एसबीसी में कोई बड़ी तब्दीली जो है वो नहीं आ सकी। यहाँ के जो काम है उसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकी है। सबसे बड़ा मसला ये है कि महकमा बल्दियात हुकूमत सिंध का, उसने 30 नवंबर को जो है शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के जिम्मेदार अफराद की फहरिस्त मुरतब की, जिसका ताल्लुक जो है एसबीसी से था। 317 बताए गए ये अफसरान मुलाजमीन हैं, जो गुलबर्ग टाउन हो, लियाकताबाद टाउन हो, लियारी हो, नौरदाबाद हो, गडाप हो, बिन कासिम हो, यहाँ पर ये अफसरान जो है पोस्ट है और इन्होंने इनलीगल कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी तामीरात करवाई, जिससे शहर का हुलिया बिगड़ा। 30 नवंबर को जोर शोर से जो है इंक्वायरी शुरू की जाती है, लेकिन 22 दिसंबर को जो है अचानक एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि ये इंक्वायरी जो है बंद कर दी गई है। इसके बारे में जो हमारे जराए कंफर्म करते हैं कि जो अहम शख्सियत है जो एसबीसीए के मामलात को देखती है, डील करती है, उसकी रिहाइशगाह है डिफेंस के अंदर। वहां पर रात गए एक बैठक लगती है जिसमें जो है एसबीसी के यूनियन लीडर होते हैं और साबिक ओहदेदार होते हैं एसबीसीए के, जो मुख्तलिफ अहम ओहदों पर रहे हैं, वो बैठ के तय करते हैं, कुछ मामला तय होते हैं। उसके बाद अचानक जो है ये इंक्वायरी जो है बंद कर दी जाती है। ऐसी जो सुप्रीम कोर्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई आपने अली हफीज साहब। ये अहम शख्सियत क्या हुकूमत से ताल्लुक है, इसका हुकूमती शख्सियत है? देखिए, एक हिस्ट्री है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुआ करती थी। 2012-13 के अंदर जो है इसका नाम जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया गया। इसके पहले चीफ कंट्रोलर होते थे मंजूर कादिर उर्फ काका, बड़ी मारूफ शख्सियत है। उनको जो है फिर डायरेक्टर जनरल लगा दिया जाता है। यहाँ से जो है तामीरात की इजाजतनामे के मद में, नक्शों की मंजूरी मद में एक हैवी अमाउंट जो है सिस्टम जमा करता है। सिस्टम क्या है? हुकूमती अहम शख्सियत हो और जो हुकूमत के जमात के करता धरता है, वो सिस्टम को जो है रन आउट करते लेके चलते हैं यहाँ पर। और सिस्टम जो है पूरे महीने की कलेक्शन जो होती है, जो बिल्डर से वसूल की जाती है, तो जो स्पीड मनी कहा जाता है, ऊपर की आमदनी, तो वो जो है अहम शख्सियत जो यकीनन जो है हुकूमत में शामिल वज़रा है उनसे भी ज्यादा बसर है, उस तक वो जो है पैसे पहुंचते हैं। ये आम बात है। यहाँ पर जो भी डीजी रह चुके हैं, इससे पहले जो है अशकार दावर थे, जफर एहसन थे, अफ्तार कायम खानी थे, तमाम डीजी जो है उनके करीबी अफसरान वो खुद जो है वो सब जानते हैं कि एसबीसीए के मामला कहाँ से डील होते हैं और डिफेंस में कौन सी शख्सियत बैठी है जिनको जो है उनके इशारों पे जो एसबीसी के अफसरान और एसबीसी में फैसले होते हैं। अच्छा, ये बताइए कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? कितनी ऐसी जगह हैं जो आप पे अभी तजावुजात का खात्मा होना बाकी है? क्योंकि रिपोर्ट पेश कर लिया वज़ीर आला सिंध ने, वक्त कम है उनके पास, वो अभी तक पेश नहीं कर पाए, तो कितना अब हिस्सा रह गया जिसको क्लियर करना बाकी? देखिए, अगर सबसे अहम बात ये तजावजात हो या जो बिगाड़ है उसके अच्छे के लिए कोई काम कर रहा है इदारा, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही नजर आता है, उसकी हिदायत, उसके फैसले नजर आते हैं। केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कीम नंबर 41 है, सरजानी का इलाका है। यहाँ पर सेक्टर 8 के अंदर जो है इंडस्ट्रियल जोन बनना था, पूरा एक सेक्टर इंडस्ट्रियल जोन के लिए मुख्तस हुआ था। लेकिन अलमिया ये है कि 8 तक इंडस्ट्रियल जोन के ऊपर जो है कब्जा हुआ है, कई जो है मकानात बने हुए हैं, लेकिन वहां पर केडीए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हुकूमत सिंध
उनके वज़रा कोई बयान नहीं देते। इसके अलावा जो है गडाब के इलाके हैं, बिन कासिम के इलाके, अब स्कीम 33 के अंदर भी जो है दबा कर कब्जे हो रहे हैं। बड़ी अहम शख्सियात को खासतौर पे जो है डीसी ऑफिस में और इतराफ में बिठाया गया है और जमीनों की जो है जालसाजी कागजों के जरिए जो है जमीन खुर्द की जा रही है। कब्जे बरकरार है, कोई बड़ा एक्शन नहीं हो रहा। कहीं कहीं जो है केएमसी एक्शन करती नजर आती है शहर की सड़कों पे तजावुज़ के खिलाफ, लेकिन जो असल कब्जे हैं, जो माफिया है जमीन पे कब्जा करने वाली, उसको खिलाफ कोई शिकायत। बहुत बहुत शुक्रिया अली हफीज, तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाने की तमाम हुकूमती कोशिशें नाकाम हुई, लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ इख्तियार कर चुकी है। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 2 माह रह गए, जिसके बाद इन्हें बरतानिया में कयाम जारी रखने के लिए नई सफरी दस्तावेज की जरूरत होगी। नवाज शरीफ सजा काट रहे थे जब अदालत ने इन्हें 8 हफ्ते की तिब्बी जमानत दी। वो इलाज कराने के लिए बरतानिया गए, उनकी जमानत की मुद्दत खत्म हुई, 1 साल और 6 दिन हो चुके हैं। इन्हें अदालत भी इश्तिहारी करार दे चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान भी इनकी वापसी के लिए बरतानिया को खत लिख चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ इलाज की बुनियाद पर वापस आने से इनकार कर रहे हैं। जहां नवाज शरीफ अपने बरतानिया में कयाम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, वहीं नाज़रीन हुकूमत ने भी एक ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान किया है कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख कर दिया जाए। अभी तो नहीं पता, अभी तो जुमे को आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पासपोर्ट की मनसूखी के बाद हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने में कामयाब हो जाएगी, और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पासपोर्ट मनसूखी के बाद नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान वापसी के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। फरवरी में उनका पासपोर्ट जब नहीं रहेगा तो जाहिर है वो गैर कानूनी इमिग्रेंट हो जाएंगे, और दूसरा एक और भी कानूनी रास्ता है जिस पे हुकूमत चल रही है। नवाज शरीफ साहब की तकदीर है, हमने उनकी मांगी हुई है वहां से रुखसती। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद इसी मामले पर अपनी बेबसी का इजहार भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बरतानिया से कैदियों की हवालगी का कोई मुआहदा नहीं, उनको अल्लाह ही लाए तो वो। अभी तक तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ, और ना हम इस हकदार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा उसको। हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ भी रहे, लेकिन माहिरीन ने कानून की राय है कि नवाज शरीफ के पास कुछ ऑप्शन जरूर हैं। नाज़रीन, इंडिपेंडेंट उर्दू के मुताबिक एक सूरत यह भी हो सकती है कि नवाज शरीफ बरतानिया से किसी अरब मुल्क चले जाएं जहां उनके लिए पासपोर्ट या दीगर दस्तावेजात के बगैर रहना मुमकिन हो। इंडिपेंडेंट उर्दू के मुताबिक एक सूरत यह है कि पासपोर्ट मनसूख होने के बाद उसके बावजूद नवाज शरीफ बरतानिया में रहे। नवाज शरीफ बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त कर सकते हैं, या वैसे बरतानिया की वजारत दाखिला से कह सकते हैं कि उन्हें वहां रहने की इजाजत दी जाए। नवाज शरीफ बरतानिया से कह सकते हैं कि वतन वापसी की सूरत इन्हें खतरा है। इस किस्म की बात उनकी साहबजादी नवाज भी कह चुकी है। शरीफ को इलाज की गर्ज से भी पासपोर्ट ना होने के बावजूद रहने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन लीगी रहनुमा एक से ज्यादा बार कह चुके हैं कि नवाज शरीफ अपना इलाज मुकम्मल कराकर ही वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब, इस हुकूमत ने उन्हें इलाज के लिए भेजा, मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं भेजा। और अदालत ने कहा है कि जब उनके मुआलजीन सर्टिफिकेट देंगे कि वो फिट हैं, वो वापस आ जाएंगे। लिहाजा नवाज शरीफ साहब कब आएंगे, इसका सवाल आप उनसे पूछिए जिन्होंने उन्हें भेजा है। आज नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत खत्म हुए साल से ऊपर हो चुका है, और अभी उनकी वापसी पर मुख्तलिफ ऑप्शंस की बात हो रही है। हालांकि जब इन्हें भेजना था तो लीगी लीडर्स कस्में उठाकर कहते थे कि नवाज शरीफ वापस। ये उसके वर्कर ही है, मैंने हम जामन बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ वापस आएगा। नवाज शरीफ को इजाजत दे, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम उठा के कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आएगा। ये उसके 84 मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, ये जमानत देते हैं आपको, इस हाउस में जमानत देते हैं कि वो वापस आएगा। नाज़रीन, एक ऑप्शन ये भी है कि चूंकि नवाज शरीफ के साहबजादे बरतानवी शहरी हैं, तो वो हुकूमत बरतानिया से उनके कयाम की दरख्वास्त कर सकते हैं। नवाज शरीफ के समधी और साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार भी कई साल से बरतानिया में मुकीम है। तहरीक इंसाफ हुकूमत दावों के बावजूद अभी तक इन्हें भी वापस लाने में फिलहाल कामयाब नहीं हो पाई है। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, बैरूनी पिचों पर
हमारी ग्रीन कैप्स के हाथ पांव फूल जाते हैं। टॉप बैटिंग ऑर्डर के बल्लों पर तो जैसे बर्फ जम जाती, बल्ले रन उगलना भूल जाते हैं। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। T20 सीरीज में शिकस्त के बाद टेस्ट सीरीज में भी दाल गलती नजर नहीं आ रही और आज सीरीज के पहले मैच में कीवीज ने कौमी टीम को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। 2 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी हो चुकी है। दूसरी इनिंग्स में 373 रन के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 271 रन पर ढेर हो गई थी। न्यूजीलैंड के बॉलर्स के सामने तकरीबन पूरी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार बनी रही और अगर किसी ने मज़ाहमत की, मुश्किल हालात में टीम को संभाला तो वो थे फवाद आलम, जिन्हें तवील अरसे तक टीम से बाहर बिठाए रखा गया और आज उन्होंने 11 साल बाद अपने करियर की दूसरी टेस्ट सेंचुरी के लिए अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया। इस शानदार इनिंग्स के बाद फवाद आलम गैर एशियाई कंडीशंस की चौथी इनिंग्स में क्रीज पर सबसे ज्यादा रुकने वाले पाकिस्तानी बैट्समैन भी बन गए हैं। वो 360 से ज्यादा मिनट क्रीज पर मौजूद रहे। फवाद ने तो तवील इनिंग्स खेलकर अपनी अहलियत साबित की, लेकिन न्यूजीलैंड के मैदानों पर पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर अक्सर ही फ्लॉप होता रहा है। सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की सर्द हवाओं में भी कौमी बैटिंग लाइन अक्सर ही जंग आलूद नजर आती है और गुज़िश्ता 4 वर्षों में इन ममालिक में पाकिस्तान 6 टेस्ट सीरीज में से 1 सीरीज भी अपने नाम नहीं कर सका। गैर मुल्की टेस्ट पिचेस पर कारकर्दगी इतनी खराब रही है कि एक बार साबिक ऑस्ट्रेलियन कप्तान और कमेंटेटर आइन चैपल को पाकिस्तानी टीम को कहना पड़ गया था कि जाओ पहले हमारे बराबर की टीम तो बनकर आओ। नवंबर 2016 और जनवरी 2017 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस हुए थे और तीनों मैचेस में शिकस्त पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। यही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के नाकाम दौरे से पहले न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। ज्यादा दूर नहीं जाते, 4 माह पहले दौरा इंग्लैंड के मौका पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज हुई थी, जिसमें मैनचेस्टर टेस्ट की पहली इनिंग्स में 326 रन बनाने वाली बैटिंग लाइन दूसरी इनिंग्स में 169 रन पर ही ढेर हो गई थी और मैच इंग्लैंड ने जीत लिया था और बाकी दोनों मैचेस में बारिश की वजह से पाकिस्तान शिकस्त से बच गया था। इससे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या वजह है हम एशियाई जब पिचेस से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मार खा जाते? देखें, बुनियादी वजह अली हैदर ये है कि हम पाकिस्तान में जिन विकेटों पर खेलते हैं वो बेजान विकेट हैं, उनमें बाउंस नहीं है, उनमें रन्स के अंबार हमारे बैट्समैन लगाते हैं और जब कभी भी ऐसी ग्रीन टॉप विकेट या ऐसी विकेट जहां गेंद सीम हो, स्विंग हो और फास्ट बॉलर्स वहां पर क्वालिटी के हो तो हम फौरन बेबस हो जाते हैं। तो बुनियादी वजह यही है कि हमारा जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, जहां पिचेस ऐसी हैं कि जो बिल्कुल बैट्समैनों के लिए जन्नत साबित होती है, उन पिचेस पर खेलकर जब हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तो फिर हमारी खामियां सारी की सारी मंजर आम पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सफर करना पड़ता है। लेकिन मिर्जा साहब, हम ये भी देखते हैं कि इंडियन विकेट पर भी ऐसे ही सूरत हाल है, डेड विकेट है, घास है वहां पे सर, वहां पर जो उनके प्लेयर्स हैं वो वहां पे खेलने के आदी हैं, मगर जब वो बाहर जाते हैं आउट ऑफ एशिया, वो धाक बिठा के आते हैं अपनी, तो वो भी डिफरेंस कहां से आ जाता है? देखिए, उनका प्रोफेशनल अंदाज से वो लोग चला रहे हैं। आप देखेंगे उनका चीफ सेलेक्टर भी रोटेट होता रहता है, पसंद नापसंद पर नहीं आता। जो बीसीसीआई है उसने अपना एक सिस्टम रखा हुआ है कि हर एक की बारी आती है। हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल बेसिस पर होता है, पसंद नापसंद की बुनियाद पर होता है और उसकी वजह से हमारा सिस्टम उस तरह का नहीं है। उनका सिस्टम ऐसा है, वो तैयारी करते हैं, उनका कोच रवि शास्त्री उनके साथ एक तवील अरसे से लगा हुआ है, वो प्लानिंग करते हैं। हम प्लानिंग करने के बजाय हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोला हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हम जो भी रिटायर हो जाता है क्रिकेटर उसको नौकरी दे देते हैं, ये नहीं देखते कि उसके क्रीडेंशियल्स क्या है। तो मेरे ख्याल में ये वाज़ेह फर्क है हम में और भारत में। अच्छा, नहीं, इस वक्त आप समझते हैं कि टीम में और ऊपर मैनेजमेंट या कोचिंग की हद तक आप समझते हैं कि डिजर्विंग लोग नहीं है, 100% डिजर्विंग लोग वहां पर मौजूद नहीं है, चंद एक होंगे, बट देयर आर सम पीपल जो ना होते तो उनकी जगह कोई और होता तो अच्छा था। सबसे पहले तो मिसबाह-उल हक को ले लेना कि मिसबाह-उल हक ने क्रिकेट अभी खेल रहे थे और एकदम से उनको हेड कोच बना दिया, ना उनका कोई तजुर्बा था, 3 कैप्स उनके सर पर सजा दी, हेड कोच, बैटिंग कोच, उसके अलावा वो चीफ सेलेक्टर। तो मिसबाह-उल हक का जो तजुर्बा हमने किया वो बुरी तरीके से नाकाम रहा। आई डोंट थिंक सो कि वो डिजर्व। मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।